हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आज हम लोग सेट नंबर 43 कर रहे हैं। इससे पहले 42 सेट पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो इनको देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। आज की क्लास में हम जो सेट पेपर करने जा रहे हैं, ये टेक्स्ट बुक का सेट पेपर है, ठीक है। और जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है ये वहाँ से लिया गया है। तो टेक्स्ट बुक के सेट पेपर आपको अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको यहीं पर मिल जाएंगे। क्लास अगर आज आपकी पसंद आएगी आपको, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास पहुंच जाएगी और आप लोग अपने रिवीजन को जल्दी से जल्दी कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए समय पर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय मध्याह्न रेखा मिलते हैं। तो देखिए, कर्क रेखा जैसा कि आप लोग जानते हो, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, ये इसके लगभग बीचों बीच से होकर के जाती है, ठीक है। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो भारतीय मानक समय रेखा है, ठीक है, ये भारत में कुछ इस तरीके से गुजरती है। मैप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको एडजस्ट करिएगा। देखिए, ये जो मानक समय रेखा है कुछ इस तरह से निकलती है, और कर्क रेखा भारत में इस तरीके से निकलती है, लगभग बीचों बीच से निकलती है, ठीक है। और मध्याह्न समय रेखा, जिसे कि हम भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, ये गुजरती है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। और कर्क रेखा भी गुजरती है छत्तीसगढ़ से। तो ये दोनों जो हैं छत्तीसगढ़ में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ के किस ज़िले में मिलती हैं, तो ये जान लीजिए। इसके लिए हम थोड़े जो यहाँ पर हमने फैक्ट दे रखे हैं, इनको हम एक बार देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये। तो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ अक्षांश है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, जिसे कि हम कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताई है इसको याद करने के लिए, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। ये मैंने ट्रिक आप लोगों को पहले भी बताई है, अगर नहीं याद है तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। मित्र पर ये हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा। उसके बाद आता है पर, आपका पर से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, गमछा गुजरात, माँ से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, छा छत्तीसगढ़, झाड़ और झारखंड, ठीक है। तो ये सारे राज्य हो गए जहाँ से क्या गुजरती है, आपकी कर्क रेखा गुजरती है। और मानक समय रेखा, जिसे कि हम 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर कहते हैं, ये कहाँ से गुजरती है, तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये दोनों रेखाएं मिलती हैं छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले में। तो अभी ज़िला मैंने बताया था आप लोगों को कि किस ज़िले में मिलेंगी, तो ये कोरिया ज़िले में मिलेंगी। देखिए, मैप में भी मैंने दिखा रखा है, मैप को मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। अब ये देखिए, यहाँ से ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली हो गई हमारी कर्क रेखा, ठीक है। और ये मानक समय रेखा, ये छत्तीसगढ़ में यहाँ पर ये पॉइंट पर मैच हो रही हैं, ठीक है, कोरिया ज़िले में मिलती हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित भू आकृतियों पर विचार कीजिए और इन्हें हमें पर्वत से घाटी तक के सही क्रम में लगाना है। तो खादर, तराई, भाबर और बांगर। तो ये जो भी भू आकृतियाँ हैं, सबसे पहले जो भू आकृति, पर्वत से जब नदी निकलती है और नदी पथरीले रास्तों पर आती है, वहाँ पर पानी गायब हो जाता है, तो भाबर हो जाता है, ठीक है। तो भाबर जो है तीसरा सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद जो क्षेत्र आता है, भाबर के बाद तराई आता है, तराई क्षेत्र आ जाता है। तराई क्षेत्र दलदली होता है, वहाँ पर जो है जल पुनः दिखने लगता है, तो दूसरे नंबर पे 2 आ जाएगा। उसके बाद खादर हो जाता है, खादर, उसके बाद आ जाएगा बांगर। तो 3, 2, 4, 1 ये क्रम बनेगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर ये डायग्राम भी बनाया है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। इसको जूम करती हूँ मैं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये नदी निकली, ठीक है, नदी निकल रही है, हिमालय पर्वत होगा, ये हो गया ये। और नदी जब पहाड़ से नीचे आती है, तो सबसे पहले ये भाबर पड़ता है, ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं, पथरीले रास्ते होते हैं, यहाँ पर नदी का जल गायब हो जाता है, मतलब पत्थरों के नीचे चला जाता है। उसके बाद ये तराई क्षेत्र आ जाता है, तराई दलदली क्षेत्र होता है, यहाँ पर जल पुनः दिखने लगता है। उसके बाद क्या हो जाता है, खादर हो जाता है। खादर, खादर ये हिस्सा आपको दिख रहा होता है। खादर ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर
हाल फिलहाल में बाढ़ नहीं आई होती है, खादर, उसके बाद बांगर, ठीक है। लास्ट में जो होता है ये बांगर होता है। तो ये हो गया आपका जो नदी है उसका क्षेत्र, ठीक है। और ये नीचे जो आपको दिख रही है रिवर वैली दिख रही है कि नदी का जो जल प्रवाह क्षेत्र होता है उसके बारे में बात की गई है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में मिलेगा, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में, पालघाट भोरघाट ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, केरल में मिलेंगे, ठीक है। जबकि नाथुला दर्रा कहाँ पर मिलेगा, ये आपको सिक्किम में मिलेगा, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रा है उसका नाम दिफू दर्रा है। और नाथुला दर्रा की अगर मैं बात करूँ तो नाथुला दर्रा जो है भारत के सिक्किम राज्य को जोड़ता है, किससे, तिब्बत के ल्हासा से, ठीक है। और सिक्किम के राजधानी की बात करें तो सिक्किम की राजधानी हो जाती है गंगटोक। और सिक्किम में एक दर्रा आपको और मिलेगा जिसका कि नाम है जेलेपला, ठीक है। तो इसके नाम भी याद रखिएगा, जेलेपला दर्रा कहाँ पर है, ये मिलेगा आपको सिक्किम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मौजूद हैं। तो देखिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर इलायची पहाड़ियाँ हैं। मतलब पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत इलायची पहाड़ियों पर कार्डमम हिल्स पे मिलते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये पहाड़ियाँ वहाँ पर स्थित हैं जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। दक्षिण भारत के पश्चिमी तमिलनाडु में पश्चिमी घाट का हिस्सा है कौन, ये इलायची पहाड़ियाँ, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,652 फीट हो जाएगी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलेगा। कोला कंबाई की पहाड़ी सबसे उत्तर में स्थित है, यहाँ पर एक ऊंचा जलप्रपात भी है जिसका नाम कोला कंबाई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इलायची की पहाड़ियाँ क्या है, दक्षिण भारत की एक पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण पूर्व केरल और तमिलनाडु का हिस्सा है। ये दक्षिण पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों का हिस्सा है। अन्नामलाई पर्वत एक श्रृंखला है जो कि पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग का निर्माण करती है और तमिलनाडु से केरल की सीमा तक विस्तृत हैं, ठीक है। सह्याद्री पहाड़ियाँ, ये जो पूर्वी घाट के पर्वत है उन्हें सह्याद्री भी कहा जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री कहा जाता है। तो सह्याद्री पहाड़ियाँ पूर्वी घाट तथा पूर्वी तट तथा पूर्वी घाट के पर्वतों के साथ एक असतत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समांतर विस्तृत है। तो अब हम देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये इमेज आप लोग देखो, इस डायग्राम से आपको सही से क्लियर होगा। इसको जूम करती हूँ, ये देखिए, ये जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा पश्चिमी घाट पर्वत है, ठीक है। ये पश्चिमी घाट के किनारे किनारे समांतर श्रेणी है और ये पूर्वी घाट पर्वत है, ठीक है। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिल रहे हैं, कार्डमम हिल्स पर मिल रहे हैं। ये कार्डमम हिल्स जो है कुछ यहाँ पर है। और नीलगिरी पर्वत कहाँ पर मिलेगा, यही कार्डमम हिल्स का हिस्सा है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत पर ही कार्डमम की पहाड़ियाँ जो हैं मिलती हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। भारत की फिजियोग्राफी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पश्चिमी तट उभरते होने के कारण बंदरगाहों और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। तो देखिए, पश्चिमी घाट जो है ये उभरता हुआ है, इसी कारण बंदरगाह और वहाँ पर इनके बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करता है। ये कथन बिल्कुल गलत है, ये उभरता हुआ नहीं है। जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट पर ज़्यादातर जगह पे ज्वार नदमुख या एस्चुरीज बनते हैं। एस्चुरीज जब बन जाते हैं तो वे प्राकृतिक परिस्थितियाँ देता है, किसके लिए, बंदरगाहों के विकास के लिए। तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा, ठीक है, ये उभरा हुआ नहीं है। अगला क्या है, पूर्वी तटीय मैदान से प्रवाहित होने वाली नदियाँ डेल्टा विकसित करती हैं, इसलिए यहाँ बंदरगाह और पोताश्रयों और पत्तनों की संख्या कम होती है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, पूर्वी तटीय मैदान जो हैं और पूर्वी तट पर क्या है कि जो नदियां हैं वे दूरवाहिनी नदियां हैं, हिमालय पर्वत से आती हैं नदियां और अपने साथ बहुत सारी गाद लेकर के आती हैं। तो जो लंबी दूरी की नदियां होती हैं वे जब भी सागर से मिलती हैं जाकर के, तो वे डेल्टा का निर्माण करती हैं। और डेल्टा का निर्माण जब होता है तो वहाँ पर बंदरगाह और पोताश्रय अच्छी तरीके से विकसित नहीं हो पाते हैं। वो इसलिए कि जब नदियाँ जाकर के समंदर से मिल रही होती हैं तो नदी का प्रवाह जो है बहुत धीमा हो जाता है और इस तरीके से कुछ
इस तरीके से आकृति जो है वो फॉर्म हो जाती है। तो जब पानी कम होता है तो वहाँ पर क्या होता है, जो जहाज़ है उसका जो चालन है, जो चलना, जहाज़ का जो के लिए समुचित जल की व्यवस्था नहीं हो पाती है, इसलिए वहाँ पर जहाज़ ठीक से चल नहीं पाता है। तो इसलिए दूसरा कथन हमारा सही है। ठीक है, पहला कथन गलत है। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। जब कोई नदी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो इस अपवाह स्वरूप को क्या कहते हैं? तो इस अपवाह स्वरूप को आर्य प्रवाह कहते हैं। जब कोई नदी पहाड़ी से निकलती है, ये जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है और ये एक नदी यहाँ से निकल रही है, ठीक है, और इस दिशा में ऐसे कुछ बहती है, तो इसको आर्य प्रवाह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसे रेडियल पैटर्न भी कहते हैं। शिखर से सहायक नदियाँ नीचे ढलान की ओर अनुसरण करती हैं और सभी दिशाओं में बहती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लोग समझ लीजिए, सौराष्ट्र क्षेत्र की धाराएं अमरकंटक पर्वत से जो भी नदियाँ निकलती हैं, ये सारी नदियाँ अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली नदियाँ भारत में आर्य प्रवाह दिखाती हैं। तो अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हो जाएंगी? नर्मदा, सोन, महानदी, ये सारी नदियाँ अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं और अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं ये बताना है। तो जो तापी नदी है ये सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर पठार से निकलती है, जबकि कृष्णा नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है, तो ये गलत हो जाएगा। और महानदी भी महाबलेश्वर से नहीं निकलती है, दोनों गलत हैं। पहला और दूसरा केवल सही है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2, केवल 1 और 2। ठीक है, अच्छा, महानदी की सहायक नदियाँ देख लीजिए, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। वैसे दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं इनका एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। दक्षिण भारत की जो भी नदियां हैं उनकी सहायक नदियां सबकी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। और जो नदी है महानदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और दक्षिण भारत की ये सबसे लंबी नदी है। ठीक, और कहाँ पर गिरती है? ये अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। और ये नदी कहाँ से होकर के बहती है ये भी जान लीजिए। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर के बहती है। तुंगभद्रा इसकी एक मुख्य सहायक नदी है। उसके साथ साथ दूधगंगा, कोयना, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, ये सारी नदियाँ सहायक नदियाँ कहाँ मिलेंगी आपको? किसकी मिलेंगी? गोदावरी की। ठीक है, ये गोदावरी नदी की हम बात कर रहे थे। अब बारी आती है महानदी की। तो महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी जो है सतपुड़ा रेंज से निकलती है और ये पूर्वी भारत की एक नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा राज्य में अपना जल सिंचित करती है। उसके साथ साथ कावेरी की बात करें तो कावेरी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है और कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो पश्चिमी घाट रेंज में है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में भी ये गिरती है। इसकी सहायक नदियों के बारे में अगर बात करें तो अर्कवती, शिमशा, हेमावती, कपिला, अमरावती, लक्ष्मणा, लोकपावनी, भवानी, नोयल, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। सोन और नर्मदा कहाँ से निकलती हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। ये अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए, बराकर, जमुनिया और भीरा ये दामोदर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, जबकि इंद्रावती सहायक नदी नहीं है दामोदर की। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? बंगाल का शोक भी दामोदर नदी को ही कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दामोदर नदी जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल 2 राज्यों में से होकर के बहती है। इसे पहले शोक के रूप में जाना जाता था और ये भारत की सबसे दूषित नदियों में से भी एक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। सहायक नदियाँ हम देख ही चुके हैं, उसके साथ साथ और भी सहायक नदियाँ हैं, कोनार, बराकर, हारो, बोकारो, ठीक है, घारी, जमुनिया, खड़िया और गुआया। इसके साथ साथ भेरा नदी भी दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो इसको ध्यान रखना। इंद्रावती नदी की अगर बात की जाए तो इंद्रावती नदी जो है गोदावरी की एक मुख्य सहायक नदी है और ये दंडकारण्य श्रेणी के पास से निकलती है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ राज्य से प्रवेश करती है और 3 राज्यों में ये जाती है नदी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पर आइए। शारावती पावर परियोजना किस राज्य पर
में अवस्थित है? तो शारावती पावर परियोजना जो है कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, शारावती विद्युत परियोजना। शारावती विद्युत परियोजना जो है किस पर बनाई गई है? ये शारावती नदी पर बनाई गई है और महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी इसी नदी पर बना है। अगर आपसे बात की जाए शारावती नदी पर एक झरना है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा जोग फॉल्स। भारत के ऊंचे झरनों में से एक है जोग फॉल्स। कहाँ पर मिलेगा? शारावती नदी पर मिलेगा। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा आपका टिहरी बांध, और ये कहाँ पर मिलेगा आपको? हिमाचल प्रदेश की सीमा पर मिलेगा। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर आइए। भारत की जल संसाधन विकास परियोजना के संदर्भ में कृष्णा राजा सागर बांध और जलाशय किस नदी पर बना है? तो कृष्णा राजा सागर बांध और जलाशय जो है कावेरी नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए। तो कृष्णा राजा सागर बांध जो है कर्नाटक राज्य में है कावेरी नदी पर, और ये मैसूर के राजा वाडियार फोर्थ के द्वारा 1911 में बनवाया गया था, जब वहाँ पर अकाल पड़ा था तब। और ये ग्रेविटी बांध है, इसमें सीमेंट की जगह सुरकी मोर्टार लगाए गए हैं, उससे ये बना हुआ है। इसका जो पानी है सिंचाई के उपयोग के लिए लाया जाता है। ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? तो देखिए भारत की जो वुलर झील है, जो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, वुलर झील कहाँ पर है? ये मिलेगी आपको श्रीनगर में, ठीक है। और ये प्लेट विवर्तनिक गतिविधि के कारण इसका निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। इस झील का जो बेसिन है इसका गठन विवर्तनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप हुआ है, और इस झील में झेलम नदी और मधुमती की धारा के द्वारा इसको सिंचित किया जाता है, ठीक। आयतन की दृष्टि से अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, विश्व की सबसे बड़ी और गहरी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी या ताजे पानी की, तो बैकाल झील हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी लवण की झील कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर लवणीय झील या खारे पानी की झील, कैस्पियन सागर हो जाएगा। और अगर भारत की बात की जाए कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो राजस्थान की सांभर झील हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी झील सही ढंग से मेल नहीं खाती है? तो देखिए रामगढ़ ताल ये गोरखपुर में मिलेगा, जो कि एक रामसर कन्वेंशन स्थल है। कीथम झील आगरा में मिलेगी, मोती झील कानपुर में मिलेगी, लेकिन दरवान झील ये कोल्हापुर में नहीं मिलेगी, ये मिलेगी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में मिलेगी। तो जो चौथा ऑप्शन है यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। अंबेडकर नगर जिले में अवस्थित है दरवान झील, और ये एक प्राकृतिक झील है। इसकी गहराई जो है लगभग 12 मीटर है, और ये मुख्य रूप से गोसाईगंज में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है? आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र है जो केवल मौसमी रूप से पानी से संतृप्त होते हैं। तो जो पहला कथन है ये गलत है। देखिए आर्द्र भूमि एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है जो केवल मौसमी रूप से नहीं बल्कि पूरे वर्ष भर पानी से संतृप्त रहता है, इसीलिए उन्हें आर्द्र भूमि कहा जाता है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? महाराष्ट्र के बदवाना आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए रामसर स्थलों की सूची में है। तो दूसरा भी कथन गलत है, ठीक है। दोनों ही कथन गलत हैं। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर 4, ना तो 1 ना ही 2। अब आर्द्र भूमि समझ लीजिए होता क्या है। आर्द्र भूमि एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है जो पानी से संतृप्त होते हैं, जो मौसमी या स्थायी रूप से होते हैं, ठीक है। बताया कि जैसे मैंने आपको ये पूरे वर्ष भर पानी से संतृप्त होते हैं, ठीक है। इसमें मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, बाढ़, डेल्टा के मैदान, बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियाँ और समुद्री क्षेत्र या फिर एस्चुरीज, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं किसमें? आर्द्र भूमियों में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सारी बातें और भी यहाँ पर बताई गई हैं आर्द्र भूमि के बारे में। रामसर कन्वेंशन के बारे में थोड़ी चीज़ें देख लीजिए। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन हुई थी किस लिए? आर्द्र भूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और इसका नामकरण कैसे हुआ? ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया था, और इस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 2 फरवरी 1971 को किए गए थे, ठीक है। प्रत्येक 2 फरवरी
को प्रत्येक वर्ष आर्द्र भूमि दिवस होता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इस बार की थीम देख लीजिए, जो क्या थी, बुद्धिमान उपयोग था। बुद्धिमान उपयोग सतत विकास के संदर्भ में पारिस्थितिकी चरित्र का रखरखाव। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला रामसर स्थल कहाँ पर बना था, तो ये ऑस्ट्रेलिया के कोबोर्ग प्रायद्वीप में बना था, जो कि 1974 में नॉमिनेट किया गया था। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए अगला क्वेश्चन यहीं से बन गया, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, जोग प्रपात अभी पढ़ा था हमने ऊपर शारावती नदी पर है, धुआंधार प्रपात आपको कहाँ मिलेगा, ये नर्मदा नदी पर है, लेकिन वटापराई जलप्रपात चंद्रप्रभा नदी पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। जोग प्रपात शिमोगा जिले में है, पश्चिमी घाट के पर, ये बात ध्यान रखिएगा। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर आपसे पूछा जाए, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात निमज्जन जलप्रपात है। ये खंडित जलप्रपात है जो कि वर्षा के जल पर निर्भर करता है। जब वर्षा होती है तो क्या होता है, ये जलप्रपात के रूप में बहने लगता है, अदरवाइज ये जलप्रपात वहाँ पर अवेलेबल नहीं रहता होगा, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, जबलपुर में मिलेगा, नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश के, ठीक है। वट्टापराई जलप्रपात को देखिए, ये कहाँ पर मिलेगा, वट्टापराई जलप्रपात जो है ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में पझायर नदी पर है, ठीक है। कहाँ पर है, पझायर नदी पर, तो ये नाम ध्यान रखिएगा, चंद्रप्रभा पर नहीं है, पझायर नदी पर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। एलिफेंटा जलप्रपात भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो एलिफेंटा जलप्रपात जो है आपको मेघालय में मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, तो शिलोंग में एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है, और इसका नाम एलिफेंटा इसलिए है क्योंकि इसका जो शेप है जलप्रपात का, ये हाथी के चेहरे से मिलता जुलता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और भी कुछ यहाँ पर जलप्रपात दिए हैं, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, लू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जो सही कथन है उसको हमें बताना है। तो पहला है, यह एक तेज गर्म और शुष्क गर्मी की दोपहर की पवन है, ये बिल्कुल सही बात है। लू जो है उत्तर भारत में चलने वाली एक गर्मी के मौसम में चलने वाली तेज हवा है, जो कि मई से लेकर के मई जून तक के 2 महीनों में चलती है। कुछ जुलाई में भी कुछ टाइम जो है लू चलती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, ठीक है। दूसरा कथन क्या है, उत्तर भारत और पाकिस्तान के ऊपर बहती है, ये वाला कथन भी सही है। तीसरा कथन, लू हवाएं संवहन प्रक्रिया का परिणाम है, ये गलत है। लू हवाएं संवहन प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये है ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2, ठीक है। लू वे पवनें हैं जो इंडो गंगा के मैदानी क्षेत्र में चलती हैं और उत्तर भारत में और पाकिस्तान में बहती हैं, इसलिए पहला और दूसरा कथन सही हो जाएगा। लू पवनें ईरान, बलोच और थार मरुस्थल से निकलती हैं, ठीक है। टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है, 45 से 50 डिग्री तक मई जून के महीनों में पहुंच जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा आर्द्रता सोखने वाली या यूँ कहें सूखी पवनें होती हैं। तो इनके संपर्क में आने से अक्सर ऊष्माघात होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। अच्छा, हमने जो लास्ट वाला पढ़ा था कि ये संवहनी हवा होती है, लेकिन ये संवहन का परिणाम नहीं है, ये परिणाम है अभिवहन का, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विशेषकर उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय पवनें, जिन्हें लू कहा जाता है, इस अभिवहन प्रक्रिया का परिणाम है, संवहन प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, अभिवहन प्रक्रिया का परिणाम है, इसीलिए कथन 3 गलत था, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। मानसून के निवर्तन की ऋतु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वापसी बल्कि क्रमिक है और इसमें लगभग 3 महीने लगते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। 3 महीने के बाद लगभग 3 महीने लग जाते हैं मानसून की वापसी में। इस चरण के दौरान सबसे गंभीर और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारतीय समुद्र में उत्पन्न होते हैं, ये भी सही है। तीसरा है, दक्षिण पश्चिम मानसून के पीछे हटने के साथ आर्द्रता और बादलों का आवरण काफ़ी कम हो गया है। इस दौरान
तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होती है। ये वाला कथन बिल्कुल गलत है। देखिए, जब लौटता हुआ मानसून है, ये उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में वर्षा करता हुआ पहुंचता है, कहाँ टकराता है? ये टकराता है जाकर आंध्र प्रदेश, वर्षा करता है आंध्र प्रदेश, ये हिस्सा ऊपर वाला, और तमिलनाडु में। ठीक है, तो तमिलनाडु में वर्षा होती है, तो इसलिए चौथा कथन सही नहीं है और हमारे क्वेश्चन का यही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ला लीना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। ला लीना तब देखा जाता है जब पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पानी का तापमान सामान्य से अपेक्षाकृत ठंडा हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में जब पानी का जो तापमान है, टेम्परेचर, ये अपेक्षाकृत ठंडा हो जाता है, ठीक है, तब संवहनी धाराएं उत्पन्न होती हैं, तब ला लीना की जो सिचुएशन है, जो स्थितियां हैं, वो मजबूत होती हैं। या पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र पर एक मजबूत उच्च दबाव की ओर जाता है। जब पानी ठंडा हो जाता है तो समुद्र के ऊपर उच्च दबाव क्रिएट हो जाता है। तो दोनों ही कथन सही हैं, पहला और दूसरा। इसके परिणाम स्वरूप भारत में तुलनात्मक रूप से खराब मानसूनी वर्षा होती है। ये वाला कथन गलत है। जब ला लीना की स्थिति बनती है तो भारत में तुलनात्मक रूप से मानसून जो है अच्छा होता है, अच्छी बारिश देखने को मिलती है। तो इस तरीके से पहला और दूसरा कथन सही है, जबकि तीसरा कथन गलत है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। और ये जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, ये वही बातें लिखी हुई हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे एक कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर उत्तर प्रदेश की जलवायु को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया है, उस आधार पर उत्तर भारत की या उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है, उसे शुष्क सर्दियों के साथ आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय वर्गीकरण में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत है जिसका नाम मानसून का प्रकार कम शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ है? तो ये कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की बात हो रही है। मानसून रहेगा, कम शुष्क सर्दियां रहेंगी। तो जो महाराष्ट्र है, जो दक्षिण मुंबई, वहाँ पर इस प्रकार का जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा काजू की वृद्धि के लिए अन्य की तुलना में अधिक उपयुक्त है? तो लाल लैटेराइट मिट्टी जो होती है, लैटेराइट मिट्टी जो कि लाल कलर की होती है और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, वहाँ पर काजू की जो खेती है वो की जाती है, काजू के बागान होते हैं, और ये मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, चंबल के खड्ड निम्नलिखित में से किसके अच्छे उदाहरण हैं? तो देखिए, जो चंबल का क्षेत्र है, ये चंबल नदी की बेसिन की बात हो रही है, मध्य प्रदेश में ये क्षेत्र पड़ता है, और अवनालिका अपर्दन का ये सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अवनालिका अपर्दन क्या होता है? देखिए, अपर्दन वो प्रक्रिया होती है जब जो मिट्टी होती है धरातलीय क्षेत्र की, उसके ऊपर की जो परत है ये हट जाती है, तो इस क्रिया को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन जो है कैसे हो सकता है? वर्षा के द्वारा हो सकता है, ठीक है, प्रवाहित अपर्दन हो सकता है, मृदा, उसके साथ साथ अवनालिका अपर्दन हो सकता है। तो जो परत अवर्तन होता है, वर्षा की बूंदों गिरने के कारण जो मिट्टी ऊपर की सतह की होती है वो बह जाती है और अपर्दन की क्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद प्रवाहित अपर्दन क्या होता है? अब प्रवाहित अपर्दन अनेक सक्रिय नलिकाओं के माध्यम से होता है और मृदा के हटने तथा कटाव के कारण। अवनालिका अपर्दन को समझिएगा, सतही जल के अपवाह के कारण, मृदा के हटने और कटाव के कारण, नाले बनने के कारण होता है। मान लीजिए ये कोई ज़मीन है, ये कोई क्षेत्र है। अब बारिश के कारण बरसात जो होती है, जब पानी तेज़ी से बहता है तो ये नाले जैसे बन जाते हैं, कुछ इस प्रकार से नाले बन जाते हैं और ये मिट्टी कट जाती है, ठीक है, और ये गहरे गहरे नाले बन जाते हैं। तो इस प्रकार का जो अपर्दन होता है उसे अवनालिका अपर्दन कहते हैं। ठीक है, अवनालिका का मतलब समझिएगा, नाली जैसी क्रिएट हो जाती हैं, तो इसे ही अवनालिका अपर्दन कहते हैं। प्रवाह बैंक या किनारा अपर्दन, किसी धारा या नदी के किनारे को काटने के अलावा कुछ और नहीं। तो जो नदी का किनारा होता है वो कट जाता है, उसे प्रवाह अपर्दन या किनारा अपर्दन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, उपोष्ण कटिबंधीय वर्षा वन
डैश तक सीमित हैं। तो उपोष्ण कटिबंधीय वर्षावन जो है शिवालिक और मध्य हिमालय की निचली ढलान तक ही सीमित हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन्स, वर्च आमतौर पर भारत के किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित हैं? तो सिल्वर फिर नहीं, ये फर है, ठीक है, फर। जूनिपर, पाइन्स, ये बर्च, ये सारे पर्वतीय प्रकार के वन हैं जो कि भारत के पर्वतीय क्षेत्र में, हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखे हैं, 2 कॉलम है, एक में क्या है कृषि की प्रणाली दे रखी है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य हैं, ठीक है। अब हमें इसे मैच करना है, तो धैया जो है ये मैच हो जाएगा। धैया कृषि प्रणाली मध्य प्रदेश में आदिवासियों के द्वारा की जाती है। कुरुवा किसके द्वारा? झारखंड राज्य में किया जाता है। ब्रिंगा किया जाता है आपका ओडिशा के क्षेत्र में, और पेंदा कृषि प्रणाली आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में अपनाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। गन्ना प्लस आलू किस मौसम की अंतराराश्यन प्रणाली है? मतलब गन्ना और आलू दोनों के एक साथ फसल किस मौसम में की जाती है? गन्ना या आलू किस मौसम में लगाए जाते हैं, ठीक है। तो गन्ना और आलू जो है ये पतझड़ के मौसम में लगाए जाते हैं। आलू की फसल की जो बुआई है ये दीपावली के बाद लगभग ये समझ लीजिए अक्टूबर नवंबर के मौसम में होती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है पतझड़ का मौसम हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब सर्दियाँ आने वाली होती हैं और गर्मियाँ जा रही होती हैं तो ये उस समय की फसलें हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर 2 कॉलम है, एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ अग्रणी राज्य है। हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, चाय असम में होती है, जूट पश्चिम बंगाल में, कॉफ़ी कर्नाटक में, जबकि रबर केरल में नहीं, रबर तमिलनाडु में नहीं होती है। रबर के लिए केरल हो जाएगा, ठीक है। चौथा करेक्ट हो जाएगा। आंसर हमारा सही सुमेलित कौन सा नहीं है? डी। तो अब देखिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 डी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिणी भाग में अवस्थित हैं? तो भारत के दक्षिणी भाग में अवस्थित हैं कार्डमामम पहाड़ियाँ। हम पहले ही इनको डिस्कस कर चुके हैं। कार्डमामम पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं और कार्डमामम पहाड़ियों पर ही पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कार्डमामम पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, ठीक है। अनाईमुड़ी चोटी है सबसे ऊंची किसकी? कार्डमामम पहाड़ियों पर। और ये पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सटी हुई हैं, केरल और तमिलनाडु राज्य में फैली हुई हैं। इनका नाम कार्डमामम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये इलायची के उत्पादन के लिए फेमस है, इसीलिए क्या है इनका नाम कार्डमामम पहाड़ियाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ मिलेंगी? तमिलनाडु में मिलेंगी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो दोदा बेटा जो है सबसे ऊंची चोटी का नाम हो जाएगा, ठीक है। दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? अनाईमुड़ी हो जाएगा, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। और नीलगिरी पर्वतों का नाम नीलगिरी क्यों है? नीलकुरुंजी फूलों के कारण नीलगिरी पर्वत पर नीलकुरुंजी फूल हैं जो कि उगते हैं, जिनका की रंग नीले और पीले कलर का होता है। इन्हीं के कारण नीले और बैंगनी रंग का रंग होता है। हर 10 साल के बाद लगभग 11वें साल में ये फूल खिलते हैं। तो इन्हीं फूलों के कारण नीलगिरी पर्वतों का नाम नीलगिरी है, ठीक है। नीलकुरुंजी फूल हैं ये। और जो नीलगिरी के पहाड़ियाँ हैं इन्हें शोला जंगल भी कहते हैं, शोला वन भी कहते हैं। शोला वन यहीं पर पाए जाते हैं। पालानी पहाड़ियाँ पहाड़ों की एक श्रेणी है जो कि केरल और तमिलनाडु में अवस्थित है। और ये पहाड़ी पश्चिमी घाट का पूर्ववर्ती विस्तार हैं जो कि पश्चिमी तट के साथ संरेखित हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। भारत के लगभग 80% कोयले के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? दामोदर घाटी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना जो कोयला भंडार है ये गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। कार्बन अवयवों के आधार पर, मतलब कार्बन के आधार पर 3 टाइप का कोयला वर्गीकृत किया गया है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट, ठीक है। इसे हम कुछ ABCL, ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। एंथ्रेसाइट A से, B से बिटुमिनस, ठीक है, और ये लिग्नाइट तीसरे प्रकार का, ठीक। जो एंथ्रेसाइड होता है इसमें कार्बन की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, यही उच्च कोटि का कोयला होता है 80 से 90% तक। बिटुमिनस में 60 to 80%
पाई जाती है और लिग्नाइट में कितना होता है 40 से 55% तक। ठीक है, भारत में कोयले की जो ज़रूरत है लगभग 55% होती है और ये भारत की ज़रूरत को पूरा करता है। रानीगंज की जो खान है ये 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के दौरान स्थापित की गई थी और दामोदर घाटी क्षेत्र में 80% कोयले के भंडार पाए जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भूवैज्ञानिक संसाधनों के आधार पर 5 राज्य बताइए जो कि कोयले के क्षेत्र में अग्रणी हैं, ठीक है, तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ये कोयला के क्षेत्र हैं। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद रखिएगा, लेटेस्ट डेटा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। खनन क्षेत्र और खनिज संपदा, कौन से खनन क्षेत्र में कौन सी खनिज संपदा है? तो देखिए कालाहांडी में बॉक्साइट पाया जाता है, कालाहांडी क्षेत्र बॉक्साइट, ठीक है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। जावर आपको मिलेगा कहाँ पर? राजस्थान में। जावर में क्या निकाला जाता है? जस्ता और लेड, ठीक है, जस्ता लेड, चांदी की भी कुछ मात्रा में मिलता है। कोलार की जो खाने हैं ये कोलार और हट्टी, ठीक है, कोलार और हट्टी आंध्र प्रदेश में, ये हैं सोने की खाने। मोसाबानी ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो ये मैचिंग हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, आप लोगों को भूलना नहीं है। याद तो सारे ही रखने हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ऑल टाइम आपके टिप्स पर होने चाहिए। कोल बेड मीथेन और सेल गैस नामक 2 गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? जो अनवीकरणीय साधन होते हैं वो पारंपरिक होते हैं। गैर पारंपरिक मतलब नवीकरणीय साधनों की बात हो रही है। कोयले की मीथेन कोयला संस्तर से निकाली गई शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि शेल गैस प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है जिसमें केवल महीन दाने वाली अवसादी चट्टानों से निकाला जा सकता है। दूसरा कथन क्या है? भारत में प्रचुर मात्रा में कोयले के मीथेन स्रोत मौजूद हैं लेकिन अभी तक कोई भी सेल गैस स्रोत नहीं पाए गए हैं। ये दोनों ही कथन गलत हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 ना ही 1 ना ही 2 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम कोल बेड मीथेन गैस और क्या करते हैं, शेल गैस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो देखिए जो गैर पारंपरिक स्रोत होते हैं वे क्या होते हैं? वे ऐसे स्रोत होते हैं जो हमें भूगर्भ से प्राप्त होते हैं, जैसे कोयला है, ये गैर पारंपरिक स्रोत है। जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं यही गैर पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, ये सारे नवीकरणीय संसाधन पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं, ठीक है। कोल बेड मीथेन गैस कोयले संस्तर से निकाली जाती है। सेल गैस प्राकृतिक गैस को संदर्भित करता है। तो जो कोल बेड मीथेन होती है ये कोयले के संस्तर से निकलती है। सेल गैस क्या होती है? जो शैल चट्टानें होती हैं इनके बीच में जो प्राकृतिक गैस फंसी रहती है इसे ही सेल गैस कहा जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। सेल गैस दानेदार तलछटी चट्टानें हैं जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के समृद्ध स्रोत हो सकते हैं। सेल गैस पेट्रोलियम वाले क्षेत्रों से ही निकाली जाती है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन होता है, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे अन्य हाइड्रोकार्बन भी शामिल होते हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड भी शामिल होते हैं, इसीलिए पहला कथन हमारा गलत हो गया। भारत ने सेल गैस की खोज के लिए कुछ क्षेत्रों के रूप में 6 घाटियों की पहचान की है, जिसमें कैम्बे गुजरात, असम में अराकानियोमा पर्वत श्रेणी जो कि म्यांमार तक फैली हुई है, ध्यान रखिएगा, अराकान असम में पड़ता है। गोंडवाना, कृष्णा गोदावरी तटवर्ती क्षेत्र और कावेरी तटवर्ती क्षेत्र, इसके साथ साथ भारत और गंगा की द्रोणी। तो इसलिए दूसरा कथन भी गलत है क्योंकि वहाँ पर कहा गया था कि भारत में अभी तक कोई भी सेल गैस के क्षेत्र की पहचान नहीं की गई है, जबकि ये सारे सेल गैस 6 क्षेत्र भारत में पहचान किए गए हैं, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है काकरापारा परमाणु संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है? तो काकरापारा परमाणु संयंत्र जो है गुजरात में मिलेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और ये सूरत में अवस्थित है, ठीक है, गुजरात के सूरत में अवस्थित है परमाणु संयंत्र। इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 मई 1993 को। मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाए तो सिंगरौली में विंध्याचल थर्मल ऊर्जा की स्थापना की गई थी। कणनकुलम कहाँ पर मिलेगा? तमिलनाडु में।
और अगर मैं आपसे पूछूं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और आचार्य देवव्रत कौन है, वहाँ के राज्यपाल हैं, तो इनका नाम भी ध्यान रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन के अपकर्ष कारकों में से एक है? तो देखिए प्रवासन के जो अपकर्ष कारक हैं उसमें जीवन की सुरक्षा एक अपकर्ष कारक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बेरोजगारी, खराब रहने की स्थिति, अप्रिय जलवायु, ये पुल कारक होते हैं। ठीक है, अपकर्ष कारक जान लीजिए क्या होते हैं। अपकर्ष कारक निम्न कारणों से मूल स्थान की तुलना में गंतव्य स्थान को अधिक आकर्षक बनाते हैं, जैसे कि बेहतर नौकरी के अवसर, रहने की स्थिति, शांति और स्थिरता, जीवन की संपत्ति और सुरक्षा। सुखद जलवायु पुश कारक हो सकता है। निम्नलिखित में से मूल स्थान को कम आकर्षक बनाते हैं, जैसे कि बेरोजगारी, खराब रहने की स्थिति, राजनीतिक उथल पुथल, अप्रिय जलवायु, प्राकृतिक आपदा, महामारी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इकोनॉमिक्स का, बहुत इजी है, बस केवल इसकी लैंग्वेज अटपटी हो जाती है, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगता है, बट अदरवाइज बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। किस दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो 1951 से 81 का जो चरण है, तीसरा चरण, ये जनसंख्या विस्फोट के लिए जाना जाता है। भारत में जनसंख्या की सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी इसी टाइम पे हुई थी। मृत्यु दर में तेजी से गिरावट हुई और उच्च प्रजनन दर के कारण जो औसत वृद्धि दर थी लगभग 2.2% थी। ठीक है, तो इसे ही जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। किस नवरत्न कंपनी को विजाग स्टील कहा जाता है? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है, इसे विजाग स्टील कहा जाता है और ये नवरत्न कंपनी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस मार्ग पर बनाई जा रही है? तो ये अहमदाबाद और मुंबई मार्ग पर बनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुदुचेरी में जो जनसंख्या है महिलाओं की, वो पुरुष जनसंख्या से ज़्यादा है, लिंगानुपात ज़्यादा है। ठीक है, 1037 हैं महिलाएं 1000 पुरुषों पर। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या वाला, सबसे कम लिंगानुपात वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो हो जाएगा पुडुचेरी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। अरे इसको थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, पुडुचेरी जो है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला क्षेत्र है। ठीक है, लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। इनका नाम क्या हो जाएगा? तिमिलिसाई साउंडराजन। ये कौन है? वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल हैं। और ये यहाँ के लोग क्या हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं? ये फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। भारत में विधानसभा बनाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? ये भी पुडुचेरी है। पुडुचेरी में 4 जिले शामिल हैं, जिनका कि नाम देखिए, पुडुचेरी, कराईकल जो जगह है ये पड़ती है आपकी तमिलनाडु में, यनम कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश, और माहे केरल में। ठीक, तो ये 4 जिले शामिल हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे है। ठीक, माहे मायाजी नदी के रूप में, अंग्रेजी चैनल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसे केरल में ब्रिटिश और फ्रांसीसी कब्जे वालों क्षेत्र से अलग कर दिया गया था। पुदुचेरी और यनम बंगाल की खाड़ी के पास में अवस्थित है। माहे अरब सागर से सटा है, तो सारे चारों दिशाओं में ये है। अच्छा, अब अगर आपके सामने क्वेश्चन आया कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपके लिए बन जाएगा क्या है? लक्षद्वीप। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? लक्काद्वीप था, जिसे बदलकर 1 नवंबर 1973 को लक्षद्वीप कर दिया गया था। इसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती है, और इस उपराज्यपाल कौन है? प्रफुल्ल पटेल हैं। ठीक है, पहले राजधानी कौन सी थी कवरत्ती से पहले? तो कोझिकोड इसकी राजधानी थी 1964 में, जिसे कवरत्ती स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। और लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश है जो कि सबसे ज़्यादा साक्षर है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। सबसे ज़्यादा साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है ये किस क्षेत्र में आता है? ये केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है। अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार जो है इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? पोर्ट ब्लेयर, जो कि अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? एडमिरल डी के जोशी हैं। सबसे कम
घनी आबादी वाला क्षेत्र है, ठीक है। सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी आपको कहाँ पर मिलेगा, बैरन द्वीप में मिलेगा आपको, ठीक। और सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है कहाँ की, अंडमान की, जो कि मिलेगी आपको अंडमान पे है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और न्यायाधिकार की अगर बात करें, न्यायालय किस क्षेत्र, अंडमान निकोबार का जो न्यायालय है किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, तो ये कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। और जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका नाम क्या है, अभी हाल ही में बदल कर किया गया था, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। सेलुलर जेल या जिसे काला पानी कहा जाता था, अंग्रेजों ने इसका निर्माण 1906 में करवाया था, ये कहाँ पर मिलेगी आपको, ये भी अंडमान निकोबार में मिलेगी, ठीक है। अब आइए चंडीगढ़ पे। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है और एक ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसके उपराज्यपाल कौन है, ये बनवारी लाल पुरोहित हैं, ठीक है। और पंजाब और हरियाणा का उभयनिष्ठ न्यायालय कहाँ पर मिलेगा, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है। और भारत का ऐसा पहला शहर है चंडीगढ़ जो कि धूम्रपान मुक्त है, ठीक है। पहला रॉक गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया, ये भी चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। और भारत एशिया का सबसे बड़ा गुलाब उद्यान जाकिर हुसैन रोज गार्डन कहाँ पर मिलेगा आपको, चंडीगढ़ में मिलेगा। तो ये सारी बातें हो गई केंद्र शासित प्रदेशों की। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, ये लद्दाख हो जाएगा। सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश ये दिल्ली हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला क्या हो जाएगा, दमन और दीव हो जाएगा। जबकि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला क्या हो जाएगा, पुद्दुचेरी हो जाएगा। पुद्दुचेरी अभी हमने पढ़ा था, ठीक। और सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला क्या हो जाएगा, दमन और दीव हो जाएगा। उच्चतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा, जनगणना की इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, 8.6% था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले 10 लाख से अधिक आबादी वाले थे, तो भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 53 शहर हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात कितना है, तो 902 है बाल लिंगानुपात। अगर लिंगानुपात की बात करें, वयस्क लिंगानुपात की बात करें तो ये 912 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बाल लिंगानुपात 902 और वयस्क लिंगानुपात 912 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिर्जापुर जिले में पाया जाता है, तो चूना पत्थर, डोलोमाइट और संगमरमर, ये तीनों ही खनिज पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल किस्म का नाम बताइए। तो देखिए, तराई क्षेत्र में जो सुगंधित चावल उगाया जाता है उसका नाम काला नमक है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। और काला नमक चावल को अभी जीआई टैग भी मिला है, इसलिए इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। बासमती काला नमक एक गैर बासमती सुगंधित चावल की किस्म है जो कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में उगाई जाती है। और इसका नाम काला नमक इसलिए है क्योंकि इसकी भूसी जो है काले रंग की होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। काला नमक जो है एक रोग है कुख्यात, ये उसके लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होता है। और भारत में चावल पर जो जैसे रोग लग जाते हैं, ब्लास्ट, स्टेम रोट और ब्राउन स्पॉट, इस सब के लिए प्रतिरोधी है काला नमक चावल, इसलिए इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में है, तो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में, ठीक है। बुलंदशहर जिले में क्या मिलेगा, नरौरा मिलेगा परमाणु संयंत्र। यहाँ पर 2 रिएक्टर हैं, ठीक। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसका काम कब शुरू हुआ था उत्पादन, तो 2 रिएक्टर 1 जनवरी 1991 को एक का शुरू हुआ था नैप S1 का। नैप S2 का कब हुआ था, 1 जुलाई 1992 को। तमिलनाडु में एक मिलेगा आपको परमाणु ऊर्जा केंद्र जिसका नाम कलपक्कम है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह परियोजना 1978 में शुरू की गई थी, बिल्कुल सही बात है। इसका उद्घाटन जनवरी 2022 में बलरामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये वाली बात गलत है। 1978 में शुरू हुई थी तो उद्घाटन 2022 में कैसे हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा केवल एक सही है, दूसरा वाला कथन गलत। अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी के उद्भव से जुड़े निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। तो देखिए, पहला कथन क्या है, आरंभ में वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी। पृथ्वी के उद्भव के समय
वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी, ये कथन बिल्कुल सही है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ण रूप से भरने के पहले महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए थे। ये दूसरा वाला कथन गलत है, पूर्ण रूप से मात्रा भरने के पहले ऑक्सीजन से संतृप्त नहीं हुए थे महासागर, तो बी गलत है, ए सही है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ए सत्य है लेकिन बी असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए क्या है? मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। बिल्कुल सही बात है। जो मकर रेखा है और दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है, देखिए ये कुछ इस तरीके से होता है, ये बीच से हमारी 0 डिग्री जाती है। ठीक है, ऊपर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, ये नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गई। ठीक, और बात कर रहे हैं दक्षिणी, ये बात 23.5 डिग्री है, उसके बाद ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त आएगा। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच इसका जो रेंज है, ठीक है, इसका तापमान कैसा रहता है? मध्यम रहता है। बिल्कुल सही बात है। मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, ये बात भी सही है। मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर 23.5 डिग्री साउथ के बाद किसी भी अक्षांश पर सिर के ऊपर कभी भी सूर्य नहीं आता है। दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करती हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। ग्लोब के विषय में कौन से कथन सही हैं? तो देखिए पहला क्या है? ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल छोटा प्रतिरूप है, सही बात है। ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं, ये भी सही बात है। ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। ग्लोब पृथ्वी का छोटा मॉडल या छोटा प्रतिरूप होता है। ग्लोब के आकार और प्रकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। आकार में छोटा, एक फुटबॉल के इतना भी हो सकता है, एक जो क्रिकेट बॉल होती है छोटा ग्लोब उतना बड़ा भी हो सकता है। वहाँ पर ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं। पैमाना जो होता है, जितना ग्लोब का आकार बड़ा होता जाता है तो पैमाना उतना ही बड़ा होता है, ग्लोब का आकार छोटा है तो पैमाना छोटा होता है, या स्थिर और ना घूमने वाला होता है, ये बात गलत है। जो ग्लोब होता है कुछ इस तरीके से टिका होता है, ऐसे स्टैंड पर। ठीक है, ये इसको फिर से ड्रॉ करती हूँ। ग्लोब कुछ इस तरह से ऐसे ऊपर, और ये ऐसे थोड़ा सा झुका हुआ होता दिखेगा, ये आपको पृथ्वी जैसा, ये स्टैंड कुछ इस तरीके से होता है, और ये चारों तरफ रोटेट कर सकता है। ठीक है, रोटेट कर सकता है। तो डी वाला कथन गलत हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? हमें सही बताने हैं, तो ए, बी और सी सही हैं, जबकि डी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ऋतुओं के कारण के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही बात है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है, ये भी सही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसे कि परिक्रमण कहते हैं, और अपनी धुरी पर भी घूमती है। घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन और रात होते हैं, और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो ए और बी दोनों ही सही हैं, जबकि सी क्या कह रहा है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। नहीं, घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का। केवल ए और बी सही हैं, जबकि सी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से क्या दिन तथा रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है? तो देखिए पृथ्वी का जो घूर्णन है ये दिन एवं रात बताता है, रात में परिवर्तन होता है, दिन एवं रात घूर्णन के कारण होते हैं, और ऋतुओं में परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है, सूर्य के चारों ओर जो घूमती है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो देखिए समय की प्राकृतिक इकाई उष्णकटिबंधीय वर्ष, चंद्रमास जो कि हिंदी वर्ष होता है, और दिन, ये प्राकृतिक इकाई है, जबकि मानक समय है ये प्राकृतिक इकाई नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक इकाई क्या नहीं है? मानक समय। मानक समय जो है ये निर्धारित किया गया है सभी देशों के अनुसार, यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं तब नए सेट पेपर के साथ। आज की क्लास आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, शेयर भी करिएगा क्लास को अपने स्टडी ग्रुप्स में,
दोस्तों के साथ पीयर ग्रुप्स में। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। खूब पढ़िए, मेहनत करिए, रिवीजन करिए बार बार। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।